ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। अश्वगंधा की खेती किसानों के लिए वरदान साबित हो सकती है। आमतौर पर आयुर्वेद में अश्वगंधा का प्रयोग कई दवाओं को बनाने में किया जाता है। इसके चलते बाजार में इसकी मांग बनी रहती है। अगर आप भी अश्वगंधा की खेती करना चाहते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखें, इस बारे में बता रहे हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर कौशल कुमार। मेरे प्यारे किसान भाइयों, जैसा कि आपको पता है कि ये मौसम अभी मानसून का चलने वाला है और इसमें आपको मैं आज अश्वगंधा के बारे में, अश्वगंधा की खेती के बारे में अवगत करा रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि अश्वगंधा एक बहुत ही ज़्यादा और अच्छा व्यावसायिक महत्व का औषधीय क्रॉप है और इसमें अश्वगंधा की जो जड़ होते हैं वो अनेकानेक उत्पाद बनाने के लिए काफी उपयोगी है। अश्वगंधा एक बहुवर्षीय पौधा है। सभी जड़ी बूटियों में सबसे अधिक प्रसिद्ध अश्वगंधा ही है। अगर लाइफस्टाइल डिजीज की बात करें तो तनाव और चिंता को दूर करने में अश्वगंधा को सबसे फायदेमंद माना जाता है। अश्वगंधा के कई तरह के इस्तेमाल के कारण इसकी मांग हमेशा बनी रहती है। अश्वगंधा की खेती कर किसान धान, गेहूं और मक्का की खेती के मुकाबले 50% तक अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। तो इसकी कैसे खेती की जाए और किस प्रकार से आप आमदनी इससे व्यावसायिक खेती का लाभ ले सके, तो इसके लिए मैं प्रारंभ करता हूं कि जो वैरायटी आप अश्वगंधा की अभी रिलीज की गई है सरकारी संस्थानों के द्वारा, उसमें से सीमेप का, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट लखनऊ का सीमेप का पोषिता काफ़ी अच्छा उसका रिजल्ट है। उसके बाद रक्षिता भी है, आप अपनी सुविधा के अनुसार उसको चयन कर सकते हैं। इसकी उन्नत किस्मों में जवाहर अश्वगंधा 20, WS10 और WS134 का भी प्रयोग कर सकते हैं। वहीं इन किस्मों से लगभग 6 से 8 कुंतल प्रति हेक्टेयर जड़ों का उत्पादन होता है। नर्सरी के लिए प्रति हेक्टेयर 5 किलोग्राम और छिड़काव के लिए प्रति हेक्टेयर 10 से 15 किलो बीज की जरूरत पड़ती है। इसकी खेती के लिए दोमट जो मिट्टी है वो आवश्यक होती है, जिसके pH कम से कम 7.5 से ज़्यादा थोड़ा हो तब भी आपके काम का होगा। और इस प्रकार से आपको 5 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर इसके लिए कम से कम इसके बीज की आवश्यकता होती है। अश्वगंधा की खेती करने से पहले इसके खेत को अच्छी तरह से तैयार कर लेना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले खेत की गहरी जुताई कर ले। पहली जुताई के बाद 15 से 18 गाड़ी पुरानी गोबर की खाद को प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मिला दे। इसके बाद खेत की 2 से 3 तिरछी जुताई करें। वही भुरभुरी मिट्टी में पाटा लगाकर खेत को समतल कर ले। इसके बाद रोपाई के लिए खेत में 20 सेंटीमीटर की दूरी रखते हुए कतारों को तैयार कर ले। अब ये क्या है कि बरसात में इसको आप लगा सकते हैं, अगस्त सितंबर में तक में भी आप इसकी खेती प्रारंभ कर सकते हैं। और इसके लिए भी आपको बेड बनाने की जरूरत है और बेड में आपकी जो सीडलिंग 35 से 40 दिन के बीच जब ये तैयार हो जाता है सीडलिंग, तो उसका आप ट्रांसप्लांटेशन करेंगे। अब जो पौधे कितने आवश्यक होंगे आप इसके लिए, तो यह उसकी जो दूरी है उस पर निर्भर करता है। साधारणतः 50 से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर इसे आप लगा सकते हैं। कहीं कहीं पर 60 और 30, कहीं कहीं पर 60 और 40, इस प्रकार से स्पेसिंग जो सेंटीमीटर की है वो दर्शाया गया है। अश्वगंधा की खेती के लिए सबसे पहले नर्सरी तैयार करते हैं। इसके बाद खेत में उठी हुई क्यारियां बना लेते हैं। इसके बाद बीज को कतार बनाकर बुआई करें। वहीं बुआई के लगभग 15 दिनों बाद अंकुरण निकलने शुरू हो जाते हैं। अश्वगंधा की अच्छी फसल के लिए समय समय पर खरपतवार नियंत्रण करें ताकि जड़ों की अच्छी बढ़त हो सके।
इसके लिए बिजाई के 25 से 30 दिन बाद खुरपे से तथा 45 से 50 दिन बाद कसौले से गुड़ाई करें। मैं फिर से बता दूं कि इसमें किसी भी प्रकार का अगर आप वैसे कीटनाशक या वैसे कोई खरपतवार नाशी केमिकल का प्रयोग करते हैं तो जो ऑर्गेनिक या जैविक खेती की परिकल्पना को आघात भी पहुंचता है। दूसरी बात है, जो इसके जड़ हैं, जड़ को आप इसकी हार्वेस्टिंग मई के महीने में आप कर सकते हैं और उस समय तक ये फसल मैच्योर हो जाता है और इसकी जड़ को पहले निकालने के बाद जमीन से पूरी तरह से आपको साफ करना होता है ताकि मिट्टी के कोई भी अंश या कोई बाह्य अवयव के कण इसमें ना हो। तो इसका आप खासा ख्याल रखें। फिर इसके बाद इसे जड़ को सुखा लेना चाहिए। यह आपके लिए एक बहुत ही उत्तम कोटि का फसल है और अश्वगंधा से जितने उत्पाद बनते हैं और अश्वगंधा के साथ बहुत सारे प्रोडक्ट इस समय मार्केट में आए हैं जो शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए काफ़ी कारगर हैं। और अश्वगंधा की जो फसल है वो काफ़ी बहुत ही अच्छा किसानों के लिए लाभदायक है। इसका मूल्य हर समय मिलता है और इसका तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट भी है। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव बिजौल, जिला कटिहार के विनोद राय ने। आपने अमरूद के बाग में उकटा रोग के लक्षण और रोकथाम के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। तो अमरूद में सबसे पहले जो घातक बीमारी के रूप में आता है किसान भाइयों जिससे चिंतित रहते हैं वो है उकटा रोग। तो उकटा रोग को हम लोग मलानी रोग भी कहते हैं, सूखा रोग भी कहते हैं। उकटा रोग फ्यूजेरियम फंगस से फैलता है। यह भोजन के साथ पेड़ की जड़ों के अंदर प्रवेश कर जाता है और भोजन नलियों को जाम कर देता है, जिससे पेड़ के ऊपरी भाग तक भोजन नहीं पहुंच पाता और पेड़ सूख जाता है। अमरूद के उत्पादन में यह सबसे बड़ी समस्या है। इसमें शाखाएं ऊपर से सूखनी शुरू हो जाती है और पूरी सूख जाती है। बाद में पूरा पौधा सूख जाता है। यह रोग वर्षा ऋतु में सबसे अधिक देखा जाता है। उकठा रोग उन क्षेत्रों में भी अधिक होता है जहां जल भराव की समस्या लंबे समय तक बनी रहती है। तो इसके हम लोग चर्चा करेंगे। शुरुआत में क्या होता है, ये दो तरह का उकठा लगता है। सूखने की प्रक्रिया दो तरीके से होती है। एक तो हम लोग देखते हैं कभी कभी कि पूरा का पूरा पौधा सूख जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट विल्टिंग, या जिसमें पूरा का पूरा पौधा ही पूरा मुरझा करके सूखने लगता है। एक इसमें आता है पार्शियल विल्टिंग, मतलब कि पूरे पेड़ में 2-4 शाखाएं आपकी सूखती हैं। इसको हम लोग कहते हैं पार्शियल विल्टिंग। जैसे ही विल्टिंग सूखा रोग आता है पौधे में, इसमें क्या होती है, ऊपर की ओर की पत्तियां धीरे धीरे झड़ करके गिरनी शुरू हो जाती है और पौधा कमज़ोर प्रतीत होता है। और कंप्लीट विल्टिंग में क्या होता है कि देखते देखते पूरा का पूरा पौधा मुरझा जाता है। और इसमें लक्षण के रूप में ये कहे कि इसमें जब पौधा सूखने लगता है तो फल जो है वो छोटे रह जाते हैं, बहुत कड़े हो जाते हैं और काले पड़ करके गिरने लगते हैं। दोनों का ही कारक फ्यूजेरियम है। चूँकि यह मृदा जनित रोग है, इसके निवारण हेतु हम लोग जो भी रसायन या जैव जीवनाशी का प्रयोग करते हैं वो जमीन के इर्द गिर्द करते हैं। पौधों में रोग लगने पर इसका कोई निदान नहीं है, लेकिन ट्राइकोडर्मा विरिडी को गोबर की खाद के साथ मिलाकर खेतों और पेड़ों की जड़ों में प्रयोग करने से इसका प्रकोप कम किया जा सकता है। आमतौर पर ट्राइकोडर्मा विरिडी की 5 किलोग्राम मात्रा को 40 से 50 किलोग्राम गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट के साथ मिलाकर उसमें हल्का पानी सींचकर प्लास्टिक की बोरी से 10 से 15 घंटे तक ढक देते हैं और उसके बाद थैलों और पौधों की जड़ों के पास इस मिश्रण को डालते हैं। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि जो भी सैनिटेशन प्रैक्टिसेस है, साफ सफाई आप अपने बगीचे में निरंतर करते रहें। जो भी पत्ते गिरे हो उसको उठा करके इकट्ठा करके दूसरे जगह ले जा करके ज़मीन में गाड़ दे या जला दे। और जितनी भी टहनियाँ या ब्रांचेस जो सूख जाती हैं इस उकठा रोग से, उसको काट करके छांट करके अलग कर देना है ताकि इस बीमारी का बढ़ाव आगे ना हो सके। दूसरा ये करना है कि कार्बेंडाजिम नामक एक फफूंदी नाशी आती है मार्केट में, उसका 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल करके मिट्टी को भिगोना है जड़ के आसपास
पहले तो ये करें कि जड़ के आसपास की मिट्टी को 2-3 दिन तक जो है पलटाई करके छोड़ देना है। उसके बाद उसमें आप चाहें तो नीम की खली भी डाल सकते हैं और कार्बेंडाजिम जो हमने बताया 2 ग्राम प्रति लीटर से उस मिट्टी को भिगो देना है। तो ऐसा देखा जाता है कि विल्ट का उकठा रोग का प्रभाव बहुत ही हद तक कम हो जाता है। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोची फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088922163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी मुलाकात कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।